नमस्कार। आप देख रहे हैं नोएडा खबर। मैं हूं विनोद शर्मा। चर्चा नोएडा शहर के नागरिकों की समस्याओं पर। और आज सेक्टर हम 48 की बात कर रहे हैं, जो प्राइम लोकेशन पर है लेकिन समस्याओं से भी जूझ रहा है। 19 साल पहले बसे सेक्टर 48 में 772 प्लॉट हैं, लेकिन यह सेक्टर ऐसे ही सेक्टरों के बीच से है जो सेक्टर और गांवों के बीच बसे हैं। और इस समय बरौला गांव का जो दक्षिण का हिस्सा है उसमें कुछ हिस्सा सेक्टर 48 के साथ सटा हुआ है, और इस वजह से काफी समस्याएं भी वहां पर हैं। तो आज हम इन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सेक्टर 48 आरडब्ल्यू के अध्यक्ष पवन गोयल जी, उनका स्वागत है। संदीप जिंदल जी जो इस टीम में हैं, सुनील शर्मा जी और राजीव लोचन जी। आज की इस चर्चा में मैं आप सबका नोएडा खबर .com पर स्वागत करता हूं, और आज की चर्चा को शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल मैं इस बात पर करता हूं पहले पवन जी से। पवन जी, आपके सेक्टर की खासियत क्या है? क्योंकि लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि एक अच्छा सेक्टर है, 47 के साथ सटा हुआ है, लेकिन उसमें कुछ अच्छाई भी होंगी। क्योंकि समस्याओं पर तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन अच्छी बातें भी आपके जरिए लोगों तक पहुंचे। हमारे सेक्टर में एक अच्छाई ये है कि यहाँ पर एक बहुत तत्पर तन्मयता से और शिद्दत से काम करने वाली एक आरडब्ल्यू है, जी जिसका नाम आरडब्ल्यू बीसीडी सेक्टर 48 है। जी जी। जब से वो अपने अस्तित्व में आई है तब से सेक्टर का चेहरा एकदम बदल गया है। जो हम्म। एरिया हमारे सेक्टर का एंक्रोचमेंट से अलग है, हाँ हाँ। वो सेक्टर आप नोएडा के किसी भी पॉश सेक्टर से मिला सकते हैं, कहीं भी कमतर नहीं है। जी लेकिन दुर्भाग्य से जो एरिया हमारा एनक्रोचमेंट में आता है, जो एनक्रोचमेंट का शिकार है, जो उससे सटा हुआ जी है, जी। वो उसकी स्थिति एकदम बदतर है। हम्म। बल्कि कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये सेक्टर एक सेक्टर लगता ही नहीं है, एक बाउंड्री के बाद एक कदम के बाद हम चले जाते हैं तो सेक्टर अलग दिखता है, और सेक्टर इधर कदम सेक्टर अलग दिखता है। हम्म। खासियत में एक ये है कि पिछले वर्ष हमने इस सेक्टर में जिले का सबसे ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज स्थापित किया था, जी जिसको जी माननीय सांसद महोदय के कर कमलों द्वारा इसका उद्घाटन हुआ था। जी जी जी। और निरंतर हम यहाँ पे डेवलपमेंट के काम करते रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरीके से विजिबल है, और सेक्टर की काया पलटने में कामयाबी हमें मिली है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक चीज पूछना हूँ आप, क्योंकि आप अध्यक्ष के नाते मोटी मोटी ऐसी चार चीजें बताइए जो आपके सेक्टर के निवासियों के लिए सबसे बड़ी सिरदर्द है। हमारे सेक्टर के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी तो सबसे पहले एनक्रोचमेंट है वैसे। जी। सेक्टर का 50% एरिया एंक्रोचमेंट का शिकार है। इसके लिए हमने 18/9/17 को भूमाफिया के अंतर्गत लेटर भी लिखा, सीएम साहब को भी लिखा और सीईओ साहब को भी लिखा, बीच में सब कड़ियों को लिखा। हम्म बट उसके ऊपर कोई अभी तक एक्शन नहीं हुआ। उससे क्षुब्ध होकर के हम सेक्टर वासी कुछ लोग अपने खर्चे से एनजीटी न्यायालय में गए, जहाँ हम्म पे हमने इस मुद्दे को उठाया। हम्म और 4 बार लोगों के ऑब्जेक्शन के बाद चारों बार हमारे पक्ष में वो निर्णय आया। हम्म शर्मा जी, मैं आपको बता दूं, इसमें हमारा एक पार्क बिल्कुल एंक्रोचमेंट का शिकार है पूरी तरीके से। दो दो प्लॉट हमारे को सामुदायिक भवन के लिए आवंटित हैं, जो हम्म कि एंक्रोचमेंट में है। बहुत सारे पार्क आंशिक रूप से अवेलेबल हैं, बाकी एंक्रोचमेंट में है। बहुत हम्म सारी सड़कें एंक्रोचमेंट में है। हम्म अरबों रुपए की जमीन है जो कि अतिक्रमण का शिकार है। पिछले दिनों सीईओ साहब की बैठक में आपको ध्यान होगा, मैंने ये प्रश्न बहुत जोर शोर से उठाया था, और हम्म मैंने ये कहा था कि अगर इस सेक्टर की एंक्रोचमेंट को आप समाप्त कर दें तो सेक्टर ही नहीं, आसपास के कई सेक्टरों का बहुत अच्छे से विकास आप कर सकते हैं। हम्म दूसरी बात, यहाँ सेक्टर में जो वाटर लॉगिंग है, पानी की निकासी नहीं है, ये हम्म एक बहुत बड़ी समस्या है। हम्म जरा सी बारिश होने में, स्पेशली बी ब्लॉक में, 1-1 फुट पानी का भराव हो जाता है। हम्म और एंक्रोचमेंट होने की वजह से चूंकि हम इसको सुरक्षित पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं, हालांकि हमने पूरे सेक्टर में सुरक्षा गार्ड हमने अपनी आरडब्ल्यू से लगाए हुए हैं, हम्म इवन देन बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर हम उनको नहीं रोक पाते हैं। तो चूंकि एंक्रोचमेंट है, उससे बहुत सारे असामाजिक तत्व हम्म सेक्टर में गाये बगाए घुसते रहते हैं। पिछली हम्म बार तो हमारे सिक्योरिटी इंचार्ज पर जानलेवा हमला तक हुआ, जिसकी पुलिस कंप्लेंट वगैरह रही, और वो हमारा आदमी हम्म आईसीयू में रहा थी।
हम्म। तो ये एक कम्युनिटी हॉल हमारे सेक्टर में एंक्रोचमेंट के चलते ही हम्म। लगातार पत्राचार के बावजूद, मिलने के बावजूद हमारे को कम्युनिटी सेंटर नहीं मिला है। जबकि हमने इसके लिए जगह चिन्हित करा के, सर्वे करा करके वहां पे प्लान सबमिट करवाया है अथॉरिटी में, हम्म। बट अभी भी हम उसकी प्रतीक्षा ही कर रहे हैं, जैसे कि हम वर्षों से करते आ रहे हैं। हम्म। बिल्कुल। मैं अब संदीप जिंदल जी से बात करूंगा। संदीप जी, अपना माइक ऑन करिए। संदीप हर जी माइक सेक्टर ऑन की। करो। हाँ, आपका माइक बंद है शायद संदीप जी। अ, जो सबसे बड़ी समस्या सेक्टर की जो होती है, वो अमूमन जितनी सेक्टरों में मैं देखता हूँ उनमें बिजली है, नाली है, सीवर लाइन है, पानी की लाइन है, ये सबसे बड़ी समस्याएं होती हैं। तो संदीप जी, आपके सेक्टर में किस तरह से बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि अमूमन हर गर्मी में नोएडा वासी के ज्यादातर सेक्टर में लोग बिजली संकट से जूझते हैं। संदीप जी। देखिए साहब, शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा पॉइंट टच किया है। जी। पहले बिजली की समस्या ये होती थी कि बिजली पीछे से नहीं आती थी, ग्रिड खराब हो जाती थी, सप्लाई नहीं आती थी, कुछ दिक्कत आती थी। हम्म। हमारे सेक्टर के अंदर मेजर प्रॉब्लम यह है कि बिजली की समस्या हमारे सेक्टर के अंदर, सेक्टर के कारण ही नहीं आती है। हम्म। क्योंकि सेक्टर में जो पेड़ हैं वो बिजली की लाइनों के जस्ट नीचे हैं, हम्म। और उनका बिजली की लाइनों से इतना इंटरेक्शन रहता है कि बहुत ज्यादा जरा सी भी हवा चले तो वो हम्म। शॉर्ट सर्किट हम्म। जी। होने का डर रहता है। तो जरा हम्म। सी हवा, आंधी तूफान आ जाती है तो बिजली कट जाती है। हम्म। प्लस साल की कटिंग का काम चलता है, जिसके कारण दिन के अंदर 2 घंटे, 3 घंटे, हम्म। 4 घंटे जी। तक हम्म। पड़ता है। हम्म। तो बिजली की कारण ही है, पीछे से नहीं है कुछ भी। पीछे से सप्लाई जी। आती होती है, ग्रिड ग्रिड में होती है, सब कुछ होती है, लेकिन हमको शट डाउन लेना पड़ता है, जिसके कारण हमारे रेजिडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हम्म। उसका कई बार हम सब लोगों की एक टीम ने यूपी, जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट है उसके अंदर काफी हाईएस्ट लेवल तक भी बात किया है। नोएडा अथॉरिटी भी उसके अंदर काफी हद तक सहयोग करती है, हम्म। लेकिन पिछले 20 साल से उसका कोई सॉल्यूशन अभी तक नहीं आया है। हम्म। उसका एक जो लीस्ट सॉल्यूशन है कि जो जितने भी हमारी तारें हैं वो कम से कम इंसुलेटेड कर दी जाएं, हम्म। जिसके अंदर खर्चा भी बहुत अधिक नहीं होगा डिपार्टमेंट का। और हम्म। वरना कुछ लोग ये भी प्रपोज कर रहे थे कि जैसे आप दिल्ली के किसी सघन इलाके में जाएं तो वहां हम्म। पर जो इलेक्ट्रिकल लाइंस हैं उसके उसके चारों दोनों तरफ पीवीसी का कंड्यूट डाल दिया जाता है। हम्म। हालांकि वो बहुत अच्छी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन हम्म। वो एक स्टॉप गैप सॉल्यूशन हो सकता है, हम्म। प्रोवाइडेड अगर यूपी पीसीएल उसको अलाउ करे तो। हम्म। तो वो एक मतलब वो लीस्ट कॉस्ट का सॉल्यूशन है, जिसके अंदर 1,50,000 रुपए में पूरा का पूरा सेक्टर हमारा सेव हो सकता है बिजली की समस्या से। और हम्म। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब डिपार्टमेंट को इतना लॉस होता है। आप ये हम्म। देखिए, 2 महीने, 3 महीने, 2 घंटे लाइट जाएगी, जबकि हम्म। पीछे से लाइट आ रही है तो उनका कंजप्शन कम होगा, उनकी बिलिंग कम होगी। हम्म। तो आप ये एवरेज मान के चलिए कि अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो जाए तो सेक्टर से ही बिजली की बिलिंग 10%, 15%, 20% तक इंप्रूव हो सकती है। हम्म। जो ये सेक्टर अगर 100 रुपए कलेक्शन करके देता है बिजली विभाग को, तो वो 110, 120 रुपए कलेक्शन देगा सेम इंफ्रास्ट्रक्चर से। हम्म। तो मेरे हिसाब से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में कॉस्ट ये यूपी पीवीएनएल डालेगा तो उसकी रिकवरी ही 2-3 साल के अंदर हो जाएगी। मैं एज ए हम्म। बिजनेसमैन बात कर रहा हूँ कि हम्म। इट इज जस्ट लाइक एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम्म। उस कैपिटल एक्सपेंडिचर की बिल में ही, प्रॉफिट में ही उनको साल 2 साल में सारा प्रॉफिट आ जाएगा। हम्म। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इन लोगों को इमीडिएट करना चाहिए। दूसरा जो मेजर मुद्दा हमारा पानी का है, हम्म। पानी इस सेक्टर के अंदर जो उसका इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम है हम्म। वो कहीं भी एक्सटर्नल ड्रेनेज सिस्टम से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है। अच्छा। इंटरनल ड्रेनेज सिस्टम रोबस्ट है, लेकिन वो जब एक्सटर्नल कनेक्टेड नहीं है तो वो बेकार हो जाता है। बारिश के समय पर पानी भराव होता है, हम्म। वो हालांकि हमारा सेक्टर इतना हरा है कि वो पानी अब्जॉर्ब हो जाता है, घंटे हम्म। घंटे 2 घंटे में सारी बातें खत्म हो जाती है, लेकिन वो एक मेजर प्रॉब्लम है। और हम्म। बाकी जैसे नोएडा अथॉरिटी काफी हद तक काफी सारे काम कर रही है, इसका जो सौंदर्यीकरण है हमारे सेक्टर का वो हम्म। बहुत बहुत अति सुंदर तरीके से किया हुआ है, हम ही सब लोगों के कंबाइंड एफर्ट के साथ में, टीम वर्क के साथ में। जो हम्म। अभी विक्टोरियन लाइट्स लगी हैं वो पूरे नोएडा में कहीं नहीं लगी हैं।
और उनका सौंदर्य बहुत ही, मतलब शाम को आप आइए तो देखिए तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट इम्प्रेशन देता है। जी। टाइलिंग वर्क काफी अच्छा हो चुका है, नोएडा अथॉरिटी काफी तन मन से काम कर रही है, लेकिन बहुत सारे काम होने अभी भी बाकी हैं। हम्म। टाइलिंग का काम होना बाकी है, प्लस हॉर्टिकल्चर के अंदर काफी सारा काम बाकी होना है अभी। और हम्म। मेंटेनेंस की जहां तक बात है, मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वी कैन से कि हम लोग पूरी तरह से सेटिस्फाइड है नोएडा अथॉरिटी से। हम्म। लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम पवन जी ने बताई है, जो एनक्रोचमेंट की और कार पार्किंग की, हम्म। वो एक मेजर प्रॉब्लम है। दूसरी हम्म। एक प्रॉब्लम और भी है इसके अंदर की, जैसे 9 मीटर की रोड्स हैं, तो वहां जी। पर दोनों तरफ लोग अपनी गाड़ियां पार्क कर लेते हैं। हम्म। और गाड़ियां पार्क करने से वो यातायात का जो परिवहन का सुविधा है वो पूरी तरह से नहीं हो पाती है। हम्म। तो लोगों से हमने कई बार एडवाइस किया कि भाई आपके घरों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी पार्किंग बनी हुई है, मैंडेटरी पार्किंग है, जी। नोएडा अथॉरिटी ये मैंडेटरी कर रही है कि स्ट्रीट पार्किंग बने, लेकिन वो स्ट्रीट पार्किंग में पार्क ही नहीं करते लोग, हम्म। और सड़कों पर छोड़ देते हैं गाड़ी, तो जिसके हम्म। कारण वो गाड़ियों का ही एक पूरी रोड गाड़ियों से घिरी हुई है। हम्म। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बाकी सेक्टर बहुत अच्छा लोकेशन पर है, सेंट्रल लोकेशन है साहब, सिटी जी। सेंटर के पास, बॉटनिकल गार्डन के पास, मेन दादरी रोड पर लगता है, एक्सप्रेस हाईवे से बिल्कुल कनेक्टेड है। हम्म। इतना फैला हुआ सेक्टर है, बड़ा सेक्टर है, लेकिन मेजर प्रॉब्लम इसकी मेजरली एनक्रोचमेंट की प्रॉब्लम है। हम्म। और एनक्रोचमेंट के साथ साथ ये चारों तरफ से इतना खुला हुआ है कि इतने कितने भी गेट लगा लें, मैन कर लें, वो इन्फिल्ट्रेशन और जो ट्रेस पासिंग की दिक्कत है वो खत्म नहीं होती है। और हम्म। ट्रेस पासिंग में मेजर प्रॉब्लम अभी भी, जो पुल बन रहा है तो सारा ट्रैफिक सेक्टर के अंदर से होके जाता है। अभी हम्म। हम लोगों ने काफी हद तक कंट्रोल भी किया है, बसें चलती हैं, बड़ी स्पीड से बसें चलती हैं, बच्चों के लिए बड़ी, बच्चों और हम्म। साइकिलिस्ट के लिए बड़ी डेंजरस हैं। तो हम्म। हमारे गार्ड्स करते भी हैं, लेकिन वो लोग नहीं मानते हैं। हम्म। तो यही एक मेजर प्रॉब्लम है। बाकी जो है, जब से RWA BCD अपने अस्तित्व में आई है, जी। पिछले 4 साल के अंदर हम लोगों ने अपनी कोशिश करके इसका सेक्टर का बिल्कुल कायापलट कर दिया है। अब हम्म। वो सभी सेक्टर वासी मानते हैं इसमें। जी। जी। और बाकी जो जो मेजर प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी सेंटर की है, उन्होंने स्टॉप अरेंजमेंट करके कुछ लोगों ने कब्जा करके कुछ बनाया, तो वो भी हम्म। बहुत गलत है, जिसकी हम्म। हम पूरी तरीके से एक तरीके से हम उसकी भर्त्सना करते हैं। हम्म। एक सेक्टर के अंदर बहुत मेजर प्रॉब्लम थी, हजारों तरीके के बोर्ड्स लगे हुए थे, हम्म। जिसको हमने काफी हद तक कंट्रोल किया है, लेकिन अभी भी जो कमर्शियल एक्टिविटी दूसरे RWS के द्वारा की जा रही है बोर्डों के थ्रू, हम्म। उसको हम बहुत हद तक कंट्रोल करते हैं। लेकिन नोएडा अथॉरिटी को इसका संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि नोएडा अथॉरिटी जहां पर एक बोर्ड्स के लिए पैसा लेती है, भाई हम्म। एक कॉमर्शियल वेंचर है, बोर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए पर मंथ बेसिस पर ईयर बेसिस पर स्क्वायर फीट के बेसिस पर जाता है पैसा, तो हम्म। वो इनसे कुछ नहीं लिया जाता है। इसी वजह से जो मेन डिस्प्ले बोर्ड्स है, मेन होर्डिंग्स है, मेन रोड से हटकर वो सेक्टरों के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि जो होर्डिंग लगाने वाला है उसको फ्री में मिल जाता है। हम्म। RWA कुछ उनसे पैसा लेती है। हमारी RWA ने आज तक किसी को कोई भी एक पैसे का भी हम्म। बोर्ड लगाने की परमिशन नहीं दी है। हम्म। तो ये एक मेजर इशू है जिसको हमें कंट्रोल करना है। बोर्ड्स वगैरह सारे जितने भी लगे हुए हैं सब हटने चाहिए, हम्म। क्योंकि वो तरीके से तो लगे होते नहीं है, और पीस मिल वर्क होता है, कभी छोटा लग गया, कभी बड़ा लग गया, कभी किसी का कलर का लग गया, तो वो एक बहुत बड़ी दिक्कत है, मतलब एक आईसोर बना होता है सब। हम्म। तो मेरी बिल्कुल। तरफ से तो ये पॉइंट है साहब। कुछ और आप पूछना चाहते हैं हमसे किसी नहीं, और अभी अभी पर्टिकुलर विषय चलेगी, के चर्चा बारे में? चलती रहेगी, दोबारा राउंड में आऊंगा मैं आपके पास। राजीव लोचन जी जी से साहब। मैं जानना चाहूंगा कि सेक्टर 47 और 48 सटे हुए हैं। जब आप सेक्टर 47 की तरफ जाते हैं और जब अपने सेक्टर में आते हैं, तो क्या फर्क देखते हैं दोनों सेक्टरों के बीच? आप अपनी वो खोलिए, माइक माइक खोलिए, आपका माइक बंद है। हाँ। हाँ, सभी को नमस्कार। जी बिल्कुल। धन्यवाद नमस्कार। शर्मा जी इस मीटिंग को अरेंज करने के लिए और हमको जी। इनवाइट करने के लिए। तो सेक्टर 47 की जो सबसे बड़ी खासियत है शर्मा जी, वो ये है कि वो उसकी चारों तरफ से बाउंड्री है, हम्म। वो किधर से भी खुला हुआ नहीं है, तो हम्म। वो पूरी तरह से सुरक्षित है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम्म। उनके यहाँ 1 या 2 गेट खुलते हैं और हम्म। उस पर उन्होंने गार्ड लगा रखे हैं। हमारे हम्म। एक तो सुरक्षा का मुद्दा है जो हम्म। सेक्टर में है। हम्म। दूसरा, जैसे पवन गोयल जी ने बताया था कि हम्म। हमारा सेक्टर का आधा पार्ट तो बहुत अच्छा है जो C&D ब्लॉक के है, तो जी। उसको तो हम कंपेयर कर सकते हैं किसी भी से तरह से कि सेक्टर 47 से भी बेहतर है वो हमारा एरिया। हम्म। हम्म। लेकिन आधा पार्ट जिसमें एंक्रोचमेंट है, रास्ते खुले हुए हैं,
वो हम लोग उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और बराबर कोशिश करते रहते हैं कि उसको हम इम्प्रूव करें। सिक्योरिटी पे बहुत सारी बातें संदीप जी ने और पवन जी ने बताई हैं, उसमें मैं एडिशन करना जी कि जो आपका सेक्टर 42 के सामने से रोड आता है उसमें सी ब्लॉक में एक गेट बना हुआ है जी और वो गेट जो है 12 मीटर की रोड पर है और उसमें सी ब्लॉक के जो हमारे निवासी हैं वो गेट शुरू में खुला हुआ था क्योंकि इसमें सेक्टर में कुछ एंक्रोचमेंट था तो उसकी वजह से और गेट नहीं खुले थे। हाँ लेकिन अब और गेट खुल गए हैं हमारे, तो उस गेट को अथॉरिटी ने बंद नहीं किया है और पर्टिकुलरली सी ब्लॉक के उधर के जो निवासी हैं वो उस गेट से बहुत परेशान है क्योंकि वो थ्रो वे बना हुआ है उसका जो है। दूसरा, एक जो आपके बरौला से रास्ता आता है हाँ वो हमारे सेक्टर में बीच में आके खुल रहा है और इधर कश्यप कॉलोनी की तरफ वो चौराहा बना हुआ है, तो उससे भी बहुत सारे कॉमर्शियल एक्टिविटी भी होती है और सारी चीज़ें होती हैं, तो उससे हम बहुत परेशान हैं और उससे हम लोग अपने सेक्टर की सिक्योरिटी पूरी तरह से नहीं कर पा रहे हैं। ये तो नेगेटिव चीज़ें हो गई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको पवन जी ने और संदीप जी ने बता दी, लेकिन अभी मैं कुछ चीज़ें आपको पॉजिटिव बताना चाहूँगा। एक हमारे सेक्टर में हम लोग अपनी ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन के नाम से एक एनजीओ है हमारी, तो जब 2017 में हम लोगों ने उसकी तरफ से काम करने शुरू करे। मैं जब 2014 में आया, मैं डी ब्लॉक में रहता हूँ जी, तो हमारे पूरे डी ब्लॉक में 6-6 फीट की झाड़ियाँ थी, आप समझिए कि चारों तरफ, और सांप निकलते रहते थे और इतनी गंदगी थी जिसका कुछ हिसाब नहीं। तो हमने ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से इनिशिएटिव लेकर के, हमारी आरडब्ल्यूए जब नहीं थी, आरडब्ल्यूए बीसीडी, दूसरी आरडब्ल्यूए इधर के सफाई पे और उस पर पूरा ध्यान नहीं देती थी, तो अब आप देखेंगे और जब का पोजीशन देखेंगे तो ये अब किसी भी सेक्टर के पॉश सेक्टर से आप हमारे CND ब्लॉक को कंपेयर कर सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से हम और भी बहुत सारे काम कराते हैं। मेरे ख्याल में पिछले 5-6 सालों में हमने RWA BCD और ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन से मिल करके 2000 पेड़ कम से कम हम लोगों ने अपने सेक्टर में लगाए, तो सेक्टर बहुत हरियाला हो गया है, हरियाली हो गई है। आपका एक हमारा पार्क है जिसमें झंडा बताया पवन जी ने लगाया है हमने पिछले साल, तो उसमें भी सारे पेड़ उखड़े हुए थे, अब बिल्कुल हरा भरा हो गया है। और एक इनिशिएटिव अभी जैसे आपका वो शुरू हो रहा है, पॉल्यूशन का टाइम शुरू हो रहा है, तो उसके लिए हमने RWA BCD की तरफ से एक लोकल लेवल पर एक उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हम ई-रिक्शा के ऊपर दोनों तरफ 2 गन लगाएंगे जिससे कि पानी का छिड़काव होगा, फुहारा टाइप, जैसी ये लगाते हैं ना नोएडा अथॉरिटी वाले, बड़ी मशीन लगाते हैं, तो हमने छोटी मशीन सेक्टर 28 में कर्नल नारा है वो अपने सेक्टर में चला रहे हैं, तो उन्हीं से प्रेरित होकर के हमने ये यहाँ पर मशीन अब अपने यहाँ शुरू कर रहे हैं। पिछली साल हमने 10 लाख रुपए लगा करके D1 के साइट पर, सेक्टर 42 की साइट पर, वहाँ पे बहुत सुंदर गेट भी बनाया है। तो ये बहुत सारे काम अथॉरिटी के साथ साथ हम लोग सब करीब 20-25 हमारे रेजिडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली और कंट्रीब्यूट करते हैं और अपना समय भी लगाते हैं, तो सेक्टर को सुंदर बनाने में हम लोग अपने लेवल पर भी बहुत सारे काम कर सकते हैं। इसी वजह से CND ब्लॉक का जो एरिया है वो इतना सुंदर और बढ़िया बन पाया है कि कोई भी आता है। अभी हमारे यहाँ लैंप लगे हैं तो वो और किसी सेक्टर में नहीं है, तो और सेक्टर से डिमांड हो रही है कि भाई ऐसे लैंप हमारे यहाँ भी लगाए जाएं। जी तो उस हिसाब से ये बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो इम्प्रूव कर रही हैं। जी 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 बस यही मैं बताना चाहता था। अच्छा, एक चीज मैं जानना चाह रहा था क्योंकि बीच में संदीप जी से और पवन जी से बात हुई कि 19 साल हो गए सेक्टर को बने हुए, उसमें कहीं कहीं ना कहीं जो इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय बना होगा, क्योंकि वो 19 साल पहले, अब बसने में भी समय लगा, तो जैसे सीवर लाइन है या पानी की लाइन है, सड़क ऊंची होती चली जाती है, घरों के लेवल नीचे होते चले जाते हैं, ये भी तो एक बड़ा मुद्दा होगा राजीव जी। बिफोर दैट राजीव जी ने जो कुछ पॉइंट ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से पिछले 6 सालों में लगातार किए जा रहे हैं वो कवर नहीं कर पाए हैं, से हम लोग सारे सेक्टर के सारे पदों पर
हर साल चूना का पुताई कराते हैं ताकि उसके अंदर दीमक न कम लगे और अच्छा लगे, तिरंगा लगवाते हैं उसके अंदर। हर साल ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से होता है। 1100 घोंसले लगवाए हैं जिसमें चिड़ियाओं का घर बनेगा। और होली दीपावली पर जितना भी हमारा सारा सपोर्ट स्टाफ है, नॉट फ्रॉम RWA साइड बट अदरवाइज जितने भी वो है, जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बिजली वाले हैं, मतलब एक अपने अपनत्व का एक महसूस कराने के लिए उनको होली दीपावली वगैरह सब पर एक गिफ्ट दिया जाता है। और मच्छरदानी बांटी गई हैं, कपड़े बांटे गए हैं, ब्लैंकेट्स बांटे गए हैं, हेल्थ कैंप्स लगवाए गए हैं इन सब लोगों के लिए। और एक और बड़ा इनिशिएटिव जो राजीव जी ने लिया था वो ये था कि इन सब के PF ESI कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू और नोएडा अथॉरिटी के थ्रू इम्प्लीमेंट कराए जाएं, जिसके अंदर काफी सफलता मिली और काफी नोएडा अथॉरिटी और उनके कॉन्ट्रैक्टर से भी काफी पॉजिटिव आया। तो इस कदर इस तरीके से जो सपोर्ट स्टाफ है और जो सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी हद तक इस सेक्टर में काफी हद तक अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड हो गया है। उसके अंदर RWA BCD का भी काफी योगदान है और मेन योगदान ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन का है। अब राजीव जी सर बताया, मैंने आपको इंटरप्ट किया, सॉरी। जी जी। हाँ, जो तो जैसे अभी ये इनिशिएटिव हमने लिया है पॉल्यूशन कम करने के लिए। जी जी। तो आज मेरी मुलाकात जो है DGM हेल्थ हैं मिस्टर SP सिंह, उनसे हुई थी। तो मैंने उनको दिखाया था वो, तो ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। और वो कह रहे थे कि भी हम इसे बाकी सेक्टर्स में भी शुरू कराएंगे। तो ओवरऑल जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है वो कम होगी हमारे पूरे नोएडा में। तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव हम जैसे घोंसले लगवाए हैं, संदीप ने बताया, ये हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट फाउंडेशन की तरफ से करते रहते हैं जी। इस साल भी सभी सपोर्ट स्टाफ को जैकेट्स बांटने का प्रोग्राम है। मैं वो लिस्ट ही बना रहा था जब आपकी मीटिंग शुरू हुई कि कितने साइज कितनी कितनी जैकेट हमने खरीदनी है उसके लिए जो है। जी जी जी। तो जो आपका प्रश्न था जो उसका लेवल नीचे जाने का, तो ये प्रॉब्लम मुझे लगता है कि B ब्लॉक में है। हमारे C एंड D ब्लॉक में तो अभी ये ऐसी सिचुएशन नहीं आई है कि रोड का लेवल ऊपर उठ गया है और आपका जो है घरों का लेवल नीचे हो गया है। B ब्लॉक का पवन बता सकते हैं कि वहाँ पर क्या पोजीशन है, पर इन जनरल मैं कहूँगा कि ये प्रॉब्लम अभी हमारे यहाँ नहीं है सर। सुनील जी, आपसे सवाल है सेक्टर की सुरक्षा को, क्योंकि सुरक्षा का मुद्दा सबने उठाया, लेकिन स्पेशल क्योंकि वो ऐसे एरिया से जुड़ा हुआ है सेक्टर, थाना भी है उस सेक्टर में है हालांकि, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से कुछ घटनाएं ऐसी जरूर हुई होंगी आपके सेक्टर में जो आज भी लोगों को भयभीत करती है। सुनील जी। जी भैया नमस्कार। विनोद जी नमस्कार। नमस्कार। ये सिक्योरिटी की समस्या भी इसलिए है कि यहाँ इंक्रोचमेंट है, क्योंकि सेक्टर की बाउंड्री वाल तरीके से हो और नोएडा अथॉरिटी की सजगता रहे तो बहुत सारी चीजें निस्तारण हो जाएगा बहुत सारी चीजों का। जी। और इंक्रोचमेंट की वजह से जो इंक्रोचमेंट वाले रोड हैं वो इतने ऊंचे हो गए कि हमारे जो बाउंड्री है सेक्टर की उसके नीचे से पानी आता है और उसकी वजह से भी काफी प्रॉब्लम रहती है। और इंक्रोचमेंट में पानी और बिजली के कनेक्शन दे रखे हैं बिजली वालों ने और पानी वहाँ हर समय चलता ही रहता है, जिसकी वजह से सेक्टर वासियों को बहुत परेशानी होती है। सेक्टर में पानी कम आता है, इंक्रोचमेंट में पानी ज्यादा होता है। मैं अभी ना आपका इंटरव्यू 2-3 दिन पहले का मैं सुन रहा था, आप बोल रहे थे ना, तो मेन चीज वही है कि किसानों की समस्याओं का निस्तारण अगर सजगता से अथॉरिटी कर दे तो हमारी इंक्रोचमेंट की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और सेक्टर में काफी चीजें और अच्छी हो जाएंगी। वैसे तो हमारी RWA BCD बड़े सक्रियता से लगी हुई है इसमें। जी जी जी। और अगर बाउंड्री वाल तरीके से सही बन जाएंगी और उनके ऊपर तार वगैरह लग जाएंगे तो सिक्योरिटी की समस्या काफी हद तक सही हो जाएगी। क्योंकि जहां जहां इंक्रोचमेंट है और वहां बाउंड्री वाल है वो लोग उसको तोड़ देते हैं। मतलब हर 10 दिन में कहीं ना कहीं से बाउंड्री वाल टूटी मिलती है। और हमारे सेक्टर वासी इतना फायदा नहीं उठा पाते जो पार्क हैं सेक्टर में जितना बाहर के लोग उठाते हैं केवल इंक्रोचमेंट की वजह से।
क्योंकि कहीं से भी कोई भी एंट्री है, जैसा लोचन साहब बता रहे थे, एक चौराहा बन गया है, उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम है। जी जी अगर बाउंड्री वॉल तरीके से बन जाए और उनके ऊपर तारकसी हो जाए तो काफी हद तक सिक्योरिटी समस्या सॉल्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल। साहब मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा, सुनील जी मैं कुछ ऐड करूंगा। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं ऐड करूंगा, एनक्रोचमेंट की समस्या इतनी भयावह है कि बिल्कुल मेन रोड जो दादरी मेन रोड है, हाँ जी। वहां पर आज भी एक बारात घर बन रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। जो दूसरी मेन रोड है जो सेक्टर जो चौराहे से लेकर सेक्टर 47 की तरफ जाती है, वहां पर 7 मंजिला ओयो का गेस्ट हाउस बना हुआ है। 7 मंजिला तो पूरे नोएडा में क्या किसी गांव में भी अलाउड है, किसी भी उसमें। तो वो सब विजिबल है, ओयो पे सब पड़ा हुआ है, गूगल्स पे पड़े हुए हैं, सारे नेट पे पड़े हुए हैं, विजिबली दिखाई दे रहा है कि 7 मंजिल की बिल्डिंग बनी है, अभी बनी है कुछ सालों पहले। उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके अंदर जो हमारा सेक्टर के अंदर का एनक्रोचमेंट है, उसके अंदर कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट हैं जिन्होंने अपना दोनों तरफ पार्किंग इतनी करी कर रखी है कि जो पीक आवर्स हैं उसके अंदर घुसने और निकलने में 10 मिनट लग जाता है लोगों को। उसके साथ में मार्केट डेवलप हो चुके हैं, उसके साथ में बहुत सारे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं, जबकि स्ट्रीट वेंडिंग जोन बना चुके हैं ऑलरेडी। जो स्ट्रीट वेंडिंग जोन है वो खाली पड़े हुए हैं और यहाँ पर सारे स्ट्रीट वेंडर्स बैठे हुए हैं। तो ये केवल एक इम्प्लीमेंटेशन की प्रॉब्लम है। पॉलिसी है सारी, लॉज हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने की थोड़ी सी अगर और चाह तो वो ये सेक्टर 15 को मात करेगा। जो लोकेशन है इसकी, जो खुलापन है, इतने बड़े बड़े पार्क्स हैं, इतने बड़े बड़े ग्रीनरी है और बहुत अच्छा वेल मेंटेन्ड है, रोड्स वगैरह वाइड है जो मेन है हमारी। तो ये इट इज ऑलरेडी वन ऑफ द बेस्ट सेक्टर्स, लेकिन ये कुछ जो सुविधाएं हैं वो दूर होनी चाहिए। दूसरा एक मेजर प्रॉब्लम एक और जो राजीव जी ने भी बताया कि सेक्टर का आधा पार्ट बहुत अच्छा है, आधा पार्ट बहुत बुरा है। तो दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट है जिसके कारण हमारे बहुत सारे रेजिडेंट्स भी नाराज रहते हैं कि भाई आधा पार्ट बहुत अच्छा हो गया, आधा पार्ट बहुत बेकार रह गया। वो बल्कि और बेकार होता चला जा रहा है बिकॉज ऑफ एनक्रोचमेंट। तो उस पर कुछ नोएडा अथॉरिटी को या और लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि जो पार्ट रह गया है उसको इम्प्रूव करे किसी तरीके से। कहना चाहता हूँ। हाँ पवन जी से मैं बात करूंगा। पवन जी, ये बड़ा गंभीर जो निकल कर आया मामला वो आया एनक्रोचमेंट का। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जब सेक्टर बना था ये, उस समय जितना एरिया प्लान था उस प्लान में क्या क्या चीज ऐसी थी जो अब एनक्रोचमेंट में आ गई और वो कार्य योजना प्राधिकरण की तरफ से भी रुक गई और किसानों के मामले आज तक अटके पड़े हैं और उससे पूरा सेक्टर भी प्रभावित है और किसान भी प्रभावित है। जी पवन जी, अपना वो माइक चालू करिए। माइक माइक हाँ। बहुत सही प्रश्न है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे सेक्टर में दो दो प्लॉट्स हैं जो कि कम्युनिटी सेंटर के लिए आवंटित हैं, जो कि दोनों ही अतिक्रमण का शिकार हैं। जी। बहुत बड़ा पार्क है सी ब्लॉक का जो पूरी तरह से लुप्त हो चुका है, जो कि एंक्रोचमेंट ले चुका है। बहुत सारे अन्य पार्क हैं जो कि अवेलेबल 10% 20% हैं, अतिक्रमण का शिकार हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसकी एक बार सैटेलाइट की एक एल्बम बनाई थी 2002 से लेकर के, हाँ जी। तो 2004 में एंक्रोचमेंट इतना नहीं था। आज के मुकाबले शायद 5% रहा हो, लेकिन ये ग्रेजुअली प्राधिकरण की लापरवाही और मैं कहूँगा कहीं ना कहीं उसकी मिली भगत इसलिए कहूँगा, पिछले 2 वर्षों में भी मैं लगातार लाइव वीडियोस फोटोज भेजता रहा, इवन सीईओ मैडम को भेजता रहा, बट कोई भी कारगर कार्रवाई नहीं हुई। तो इच्छा शक्ति मैं नहीं समझता कि प्राधिकरण के अधिकारियों में है कि वो इस अतिक्रमण के विरुद्ध कोई ठोस कार्रवाई करें, जबकि अरबों रुपए के रेवेन्यू का लॉस सरकार को है। इसकी जवाबदेही प्राधिकरण के अफसरों की तय होनी चाहिए। हम देखिए, हम लीज पर हैं, हम तो बेसिकली नोएडा अथॉरिटी के किराएदार हैं 99 साल के, ठीक है सर। हम किराएदार होके उनकी प्रॉपर्टी की रक्षा के लिए बात कर रहे हैं और वो मालिक होकर प्रॉपर्टी को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, हर प्लॉट पे जब भी कोई कॉलोनी करती है, जब सेक्टर बट करता है, तो जो उसके ऊपर पब्लिक फैसिलिटीज दी जाती हैं, पार्क, सड़क या कोई मदर डेयरी, मार्केट, वॉटेवर,
उनका लोडिंग उन प्लॉट्स पे डाला जाता है प्रोपोर्शनेटली। 100 मीटर पे 100 मीटर का डाला जाएगा, 450 पे 450 डाला जाएगा। तो वो बेसिकली हमने उसकी कॉस्टिंग दी हुई है उन पार्क्स की, उन कम्युनिटी सेंटर के प्लॉट्स की, बट हमें वो नहीं मिल रहा है। आज प्राधिकरण बड़ी लाल पीली आंखें दिखाता है बिल्डरों को, जो वो थोड़ा सा भी अपने जो वायलेशन करते हैं रूल्स की, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा सेक्टर खा गया प्राधिकरण। इसकी किसकी जवाबदेही होगी? ये जवाबदेही निश्चित तौर पर प्राधिकरण की है। उसको इसको तत्काल हल करना चाहिए, और तब की जबकि माननीय एनजीटी के स्पष्ट आदेश हैं उस अतिक्रमण के खिलाफ उसको तत्काल हटाने के लिए। इवन देन प्राधिकरण के अफसर रोज रोज बताने के बाद भी, लाइव फोटो भेजने के बाद, लाइव वीडियो भेजने के बाद आंख मूंद के सो रहे हैं। उनकी खाल इतनी मोटी हो चुकी है कि वो इसके ऊपर कोई भी एक्शन लेने के लिए डरते हैं, कतराते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जिसको आबादी का हवाला दिया जाता है, मैंने पिछली बार सीईओ साहब की मीटिंग में बताया था कि केवल 1888 मीटर एरिया है जो कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। अच्छा। उसकी आड़ में कई एकड़, यूं कहिए कई हेक्टेयर जमीन अतिक्रमण का शिकार है सेक्टर की। कोई प्राधिकरण का अफसर उसको उसकी स्क्रूटनी नहीं करना चाहता, कोई उसकी विवेचना नहीं करना चाहता, कोई उसकी तह में नहीं जाना चाहता कि कहीं से कुछ चीज निकल के सेक्टर वासियों का, जिन्हों से उन्होंने बहुत मोटी मोटी रकम ली है अलॉटमेंट की, उसके साथ कोई न्याय कर सके। तो मेरा इसमें बहुत ज्यादा विरोध है नोएडा प्राधिकरण के अफसरों का। मैं इस रवैये की कठोर शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। बिल्कुल। संदीप जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे एनक्रोचमेंट वाला मसला है, जब किसी को प्लॉट आवंटित होता है तो उसको प्राइम लोकेशन चार्ज लिए जाते हैं प्राधिकरण द्वारा, चाहे वो पार्क फेसिंग है या इतनी चौड़ी सड़क पर है। तो जब पार्क की डेवलप नहीं हो पाए, जगह वो एनक्रोच्ड है, तो उनसे वो जो चार्ज लिया गया है वो तो एक तरीके से प्राधिकरण द्वारा गलत लिया गया है, जब उनके पार्क की डेवलप नहीं हो पाए। तो ये सब आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है। इनफैक्ट ये कभी किसी के दिमाग में नहीं आया कि पीएलसी लेते हैं और पीएलसी के साथ अगर किसी की कोई एनक्रोचमेंट की सामने कोई फेस कर रहा है तो उसको डिस्काउंट देना चाहिए, उनको 5% 7% का डिस्काउंट देना चाहिए। तो वन शुड क्लेम दैट कि भाई आप मतलब पार्क फेसिंग का पीएलसी ले रहे हैं, कॉर्नर का पीएलसी ले रहे हैं, तो गांव फेसिंग का जो एनक्रोचमेंट फेसिंग का, गांव तो फिर भी बहुत अच्छे हैं नोएडा के, एनक्रोचमेंट फेसिंग का 10% डिस्काउंट दें। तो लेकिन इसका कोई कोई पॉलिसी नहीं है, और नोएडा अथॉरिटी की तो प्राइम रेस्पॉन्सिबिलिटी है साहब कि एनक्रोचमेंट हटाए, वो उनके उनके खुद के हित में। जैसे पवन जी ने बोला उनके खुद के हित में। हमने एक बार पूरी डिटेल बनाकर, आज ही मैं प्राधिकरण का एक विज्ञापन देख रहा था जिसमें किसी बिल्डर प्रोजेक्ट के बारे में लिखा था कि वहां पर अभी हमारी 18 मीटर चौड़ी रोड है और बिल्डर उसको 24 मीटर करना चाहता है और उस पर आने वाले सारा खर्च वहन करना चाहता है, और हम इस मामले में पब्लिक से आपत्ति मांगते हैं। तो अब आप सोचिए, एक बिल्डर की वो खर्चा भी उठाने को तैयार है और उसकी 18 मीटर की रोड 24 मीटर करने के लिए प्राधिकरण तैयार है। जब वो पॉलिसी हो सकती है तो ये भी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल सर। 18 मीटर की रोड आजकल 12 मीटर की रह गई है हमारी। हाँ, जो एंक्रोचमेंट करते करते लोग इतना बढ़ गए हैं, 12 मीटर की 9 मीटर की रह गई हैं। तो उनके लिए कुछ ना कुछ पॉलिसी होनी चाहिए। ये तो आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि भाई इनको डिस्काउंट करना चाहिए आपको। तीसरा मुद्दा एक और भी है साहब कि जो एनक्रोचमेंट के लिए हम लोगों ने आज से 4 साल पहले, कोरोना से जस्ट पहले, एक बहुत डिटेल स्टडी की। 2 टाइप के एनक्रोचमेंट है। एक जो बिल्कुल नोएडा अथॉरिटी के हाथ में ही नहीं, मतलब पोजेशन में ही नहीं है लैंड। बहुत सारे प्लॉट्स ऐसे हैं जो नोएडा अथॉरिटी के पोजेशन में हैं आज की डेट में, वो भी खाली पड़े हुए हैं, को भी वो ऑक्शन नहीं करती है। अगर वो ऑक्शन करे तो उनको उससे भी करोड़ों रुपए का उनके पास आता है। और हमने पूरी डिटेल लिस्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दी, यहाँ पर जो सीईओ उनको भी दी, सब लोगों को दिया। उसके अंदर उस समय 4 साल पहले लगभग 450 करोड़ रुपए का प्लॉट्स थे जो एनक्रोचमेंट में थे, और वो खाली भी पड़े हुए हैं। अगर नोएडा अथॉरिटी चाहे तो आज में, वो भी अलॉटमेंट रेट पर, मार्केट रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आज की डेट में तो वही जो 450 करोड़ रुपए है, वो कम से कम अलॉटमेंट रेट ही कम से कम 900 करोड़ रुपए हो गया है। तो जब इतनी संपत्ति इनकी सेक्टर 48 में, 1/48 में खुद में पड़ी हुई है, तो उस पर क्यों ध्यान नहीं है? इसका तो जरूर कोई मतलब देयर मे बी सम अदर वेस्टेड इंटरेस्ट और सम अदर फोर्सेस व्हिच आर गवर्निंग ऑल दिस। तो दैट नीड टू बी असर्टेन।
बिल्कुल राजीव जी, अब आपसे, क्योंकि हमारे पास रह गया केवल 2.5 मिनट का समय, राजीव जी जी बताइए मार्केट का जो, क्योंकि हर सेक्टर में एक अच्छी मार्केट होती है, आपके सेक्टर जी। में मार्केट का स्टेटस क्या है? देखिए हमारे सेक्टर में इन्होंने एक नोएडा अथॉरिटी ने जो ऑथराइज मार्केट बनवाया है वो तुलिप जी। मार्केट के नाम से है। हाँ। उसमें शॉप्स हैं लेकिन वो मार्केट बिल्कुल नहीं चलता। उसका कारण ये है कि यहाँ कश्यप कॉलोनी में अनऑथराइज मार्केट बना हुआ है और उस मार्केट की वजह से वहाँ पर हमारे यहाँ स्मूथ ट्रैफिक भी नहीं है। वो वहाँ पर मदरहुड हॉस्पिटल भी खुल गया है तो उसकी पार्किंग जो है वो सारे ट्रैफिक को रोकती है जी। और उस मार्केट की पार्किंग भी हो जाती है। तो वो जो जिस लोगों ने टुलिप मार्केट में दुकानें खरीदी हैं, उन्होंने बहुत पैसे लगा के दुकानें खरीदी हैं, उनकी बेचारों की सारी दुकानें ठप पड़ी हुई हैं क्योंकि वो अनऑथराइज मार्केट जो है डेवलप हो गया है। और जी। उसके लिए भी हम लोगों ने बीसियों बार कंप्लेंट करी है नोएडा अथॉरिटी में, लेकिन कोई उस पर एक्शन नहीं होता। वो मार्केट फल फूल रहा है और टुलिप मार्केट ठप हो रहा है। अब आखिरी कमेंट सुनील जी से। सुनील जी कुछ कहना भी चाह रहे थे, और क्योंकि हमारे पास मैं एक ये मिनट कहना चाह रहा था भैया, जी। मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे सेक्टर की 75% ग्रीन हम्म, बेल्ट हम्म, इंक्रोचमेंट में है। हम्म, अभी आपने ना एक क्वेश्चन रेज किया था कि अभी चार्जेस सब लेती है अथॉरिटी और मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो ग्रीन बेल्ट है हमारे सेक्टर की वो हम्म, 75% इंक्रोचमेंट में है। हम्म, तो इसमें पूरी जिम्मेदारी अथॉरिटी की बनती है। अगर वो हम्म, सजगता से काम लेंगे, हम्म, किसानों की समस्या का निस्तारण करेंगे तो हमारी समस्या अपने आप सॉल्व होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज आपने सेक्टर 48 की चर्चा में शामिल हुए पवन गोयल जी, राजीव लोचन जी, सुनील जी और संदीप जिंदल जी, और कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई है। आप सबने सक्रिय रूप से अपने सुझाव भी दिए और समस्याओं को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस मुद्दे को रखा, और मुझे उम्मीद है कि प्राधिकरण इस पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा और आपके सेक्टर की समस्या का समाधान करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद थैंक धन्यवाद। नमस्कार। सब। बस एक कम्युनिटी सेंटर की मेजर समस्या है, वो उस पर ध्यान पहले कर लें, बाकी पकड़ चलता रहेगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। ओके।